हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य, इसको पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत मैंने कल से कर दी थी। कल हमने पहला पार्ट बाबर के बारे में पढ़ा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं कौन था, हुमायूं का परिवार, हुमायूं का राजनीतिक जीवन, हुमायूं का युद्ध अभियान, उसकी मृत्यु, हुमायूंनामा, हुमायूं का मकबरा और लास्ट में मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ रखी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हुमायूं था कौन। हुमायूं जो था एक मुग़ल शासक था। नरसुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। 29 दिसंबर 1530 में आगरा में मात्र 23 साल की उम्र पर सिंहासन पर बैठा। एक्चुअली में जो बाबर था, बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिल्दान। सबसे बड़े बेटे का नाम था हुमायूं। और ये जो चारों भाई हैं ये सगे नहीं थे, क्योंकि बाबर की कई सारी पत्नियां थीं। जैसे अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो था वो महाम बेगम का बेटा था, जो कि शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और असगरी की माँ का नाम गुलरुख बेगम था। हिल्दन और गुलबदम बेगम की माँ का नाम दिलदार बेगम था। तो अब यहाँ क्या होता है कि सबसे बड़ा हुमायूं था बाबर के बेटों में, तो वो आगे चलकर मुग़ल वंश का अगला शासक बनता है। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के राजनीतिक जीवन के बारे में। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। उनके सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा ने काबुल और लाहौर पर शासन किया। ये जो कामरान और हुमायूं है, इन दोनों के बीच कभी आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। हुमायूं का शासन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत के हिस्सों में रहा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नए नगर की स्थापना की। अब हम देखते हैं हुमायूं के युद्ध अभियान के बारे में। हुमायूं जो था वो अपने पिता की तरह ही था, यानी जिस प्रकार बाबर ने अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े, उसी प्रकार हुमायूं ने भी अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े। अंतर इतना था कि बाबर को मैक्सिमम युद्ध में जीत हासिल हुई, लेकिन हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके शुरुआती जो दौर थे उसमें हार का सामना करना पड़ा। यानी अब समय का खेल ऐसा है कि बोलते हैं ना कि समय जो होता है बहुत पहलवान होता है। पहलवान ऐसा कि जो शासक चौसा के युद्ध में गंगा के नदी में डूबते डूबते बचा था, वही आगे चलकर फिर से मुग़ल सत्ता को स्थापित करता है। सरहिंद के युद्ध में 1555 में जीतने के बाद, अफ़गानों को पराजित करने के बाद। तो हम जानेंगे हुमायूं के युद्ध अभियान के बारे में कि हुमायूं के 4 बड़े युद्ध थे। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बेलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देवरा का युद्ध। देवरा का जो युद्ध हुआ था 1531-1532 में हुआ था। यह युद्ध उस समय हुआ जिस समय मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे क्या कर रही थी, भारत में बढ़ रही थी, अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी। यह काल कुछ इस तरह था कि घाघरा में युद्ध के पश्चात बाबर की मृत्यु हो गई। अब इसमें एक बात सामने ये आती है कि मुग़ल और अफ़गान ये दोनों कभी भी आपस में कोई संबंध इनमें नहीं था, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, दोनों में कटु संबंध थे। इसीलिए अक्सर आए दिन लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफ़गानों को पराजित किया था। अब जब अफ़गानों को पराजित किया तो ये उनमें से एक था महमूद लोदी। ये क्या करता है कि भागकर बंगाल में शरण ले लेता है। अब ये जब जाना कि बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में, तो फिर से सपने देखने लगा कि दिल्ली की गद्दी में तो मैं ही बैठूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देवरा के युद्ध में हुमायूं ने क्या किया कि महमूद लोदी को पराजित कर दिया। अब देवरा के बारे में जानते हैं। देवरा जो था वो उत्तर प्रदेश में था और इस युद्ध का परिणाम निकला हुमायूं की जीत हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौसा का युद्ध 1539। चौसा का जो युद्ध हुआ था भारत में मुग़ल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अब ये शेर शाह सूरी है कौन, इसके बारे में जानते हैं। तो शेर शाह सूरी जो था उसके बचपन का नाम था फरीद। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। ये तो बचपन से ही घर छोड़ दिया था, मात्र जब 14 साल की आयु में था तो 1494 में इसने घर छोड़ दिया था, क्योंकि इसको शिक्षा लेनी थी, तो जौनपुर चला गया। जौनपुर जो कि जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है,
और शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे राजस्व सुधार हो गया, प्रशासनिक सुधार हो गया, सैनिक सुधार हो गया, करेंसी प्रणाली हो गई, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो अब ये चौसा का युद्ध होता है जो सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब इस युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं फिर से भाग जाता है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात शेरशाह सूरी के जीतने का मेन कारण इतना है कि हुमायूं का ओवर कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है, तो सेम यहाँ होता है हुमायूं के साथ, और इसका फ़ायदा होता है किसको, शेरशाह सूरी को। क्योंकि हुमायूं का जो सेनापति था वो हुमायूं को सलाह देता है, क्या सलाह देता है कि हम क्या करते हैं कि गंगा का जो उत्तरी तट है वहाँ से हम जौनपुर तक इन अफ़गानों को खदेड़ देते हैं। अब जून का महीना था, जून के महीना यानी बरसात का सीज़न, तो गंगा का प्रवाह तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो इसी सिलसिले में क्या होता है कि शेर खान ने एक अफ़गान को दूत बनाकर भेजा और उसकी सेना की दुर्व्यवस्था की सूचना मिल गई। तो अब क्या करता है कि ये शेर खान रातों रात आक्रमण करता है, अटैक करता है मुग़लों पर। तो अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ मुग़ल तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो उनमें से कुछ सैनिक गंगा में कूद पड़ते हैं और कुछ अफ़गानों की तीर से घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, यहाँ तक कि हुमायूं डूबते डूबते बचता है। अब क्या होता है इस युद्ध में कि अफ़गान अमीरों ने शेर खान से सम्राट पद स्वीकार करने का प्रस्ताव किया। शेर खान ने सर्वप्रथम अपना राज्याभिषेक कराया, बंगाल के राजाओं के छत्र उसके सिर के ऊपर लगाया और शेर शाह आलम सुल्तान उल आदित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद शेर शाह ने अपने बेटे जलान खान को बंगाल पर अधिकार करने के लिए भेजा, जहां जहांगीर कुली की मृत्यु एवं पराजय के बाद ख्रिज खां बंगाल का हाकिम नियुक्त किया गया। बिहार में शुजात खां को शासन का भार सौंप दिया और रोहतासगढ़ को सुपुर्द कर दिया। फिर लखनऊ, बनारस, जौनपुर होते हुए शासन की व्यवस्था करते हुए कन्नौज पहुंचा। अब यहाँ संयोग की बात क्या होती है कि चौसा के युद्ध में दोनों की मुलाकात होती है, हुमायूं और शेरशाह सूरी की, और फिर अनजाने अनजाने में फिर से मुलाकात हो जाती है, कहाँ, कन्नौज के युद्ध में। यानी हुमायूं बोलता है कि अब तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। अब यहाँ बात ये आती है कि जब बिलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज का युद्ध जिसे कहा जाता है 1540 में, उसमें ये हुआ कि अब मुग़ल परिवारों को लगने लगा कि अगर अब हम इस बार शेरशाह सूरी को नहीं रोक पाए तो दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी को बैठने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसमें क्या होता है, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत तेज़ी से दिल्ली की ओर जा रहा था, तो चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कालपी होते हुए आगरा पहुंचा। वहाँ मुग़ल परिवार के लोगों ने शेर खां को पराजित करने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती फिर से हो गई उनके साथ कि उन्होंने कोई तैयारी की ही नहीं थी। तो फिर से इसमें क्या होता है कि शेरशाह सूरी, जिसने कि ख्वाजा खां के आने की प्रतीक्षा में था, हुमायूं की सेना हतोत्साहित होने लगी। मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा और उसका शत्रु रणस्थल से भाग खड़े हुए। कामरान ने 3000 से अधिक सैनिक भी भाग खड़े हुए और फिर उसके बाद शेरशाह की इस युद्ध में जीत हो जाती है। माने अब समय का संयोग ऐसा कि जिस युद्ध में बाबर ने जिस तकनीक का यूज़ किया था, जिस टेक्निक का यूज़ किया था अफ़गानों को हराने में, सेम ऐसा ही तकनीक का यूज़ किया था शेरशाह सूरी ने। किसके विरुद्ध? हुमायूं के विरुद्ध। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की। अब हम देखते हैं कि किसके किसके साथ कौन कौन था। तो अब इसमें है कि इस युद्ध में शेरशाह के साथ ख्वास खां, हेबत खां, नियाजी खां, ईसा खां और केंद्र में स्वयं शेरशाह सूरी था। पार्श्व में बेटा जलान खां और जालू, कई सारे लोग थे। जबकि हुमायूं की साइड से कौन था, तो उसका भाई था हिल्दान अस्करी, हैदर मिर्ज़ा दगलात, यादगार नसीर, कासिम हुसैन सुल्तान थे। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सरहिंद युद्ध 1555 के बारे में। तो 22 जून 1555 में एक युद्ध हुआ जिसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, जहां अफ़गान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। बैरम खां को हम किंग मेकर बोल सकते हैं, क्योंकि मुग़ल सत्ता को स्थापित करवाने में सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो था बैरम खां। क्योंकि बैरम खां हुमायूं का समकालीन था और अकबर का भी समकालीन था। अब इस युद्ध में क्या होता है कि अफ़गानों की पराजय हो गई। 23 जुलाई 1555 में एक बार फिर से दिल्ली की तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला
और एक बार फिर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब क्या हुआ इस युद्ध में कि 22 जून 1555 को मुगलों एवं अफगानों के बीच सरहिंद में युद्ध हुआ, जिसमें अफगान बुरी तरह से पराजित हो गया। इस युद्ध के बाद भारत का राज सिंहासन एक बार फिर पूरी तरह से मुगलों के हाथ आ गया। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था। अब हम जानेंगे हुमायूं की मृत्यु के बारे में। 23 जुलाई 1555 को अफगानों को पराजित करने के बाद जब हुमायूं दिल्ली के तख्त पर ताजपोशी कराई तो उसके मात्र 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1556 में एक दिन वह दिल्ली में दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो लड़खड़ाकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं हुमायूं नामा। गुलबदम बेगम जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की चचेरी बहन थी, उसने अपने भाई के लिए हुमायूं नामा लिखा है। यही है हुमायूं नामा। अब जानते हैं कि गुलबदम बेगम थी कौन। गुलबदम बेगम का जन्म 1523 में हुआ था और बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की चचेरी बहन थी, जिसने हुमायूं नामा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं के मकबरे के बारे में देखते हैं। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 AD में हुआ और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो ये अब हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ एंड होता है। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यहाँ मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक कठिन प्रश्न है और सरल प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न में पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध तो 1531-32 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, सामूगढ़ तो बहुत बाद में हुआ है, ये 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा ADBC, यानी पहला देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। फिर आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने दीन पनाह नाम के नगर की स्थापना कब की थी? 1533 में। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में हुमायूं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन ये है कि कामरान और हिल्दन हुमायूं के भाई थे, बिल्कुल भाई थे। ऑप्शन बी, हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम था जो कि सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महाम बेगम तो हुमायूं की माता का नाम था, लेकिन वो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, या चौसा बिहार के किस जिले में है? तो ये है बक्सर में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा युद्ध हुमायूं द्वारा नहीं लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध नहीं लड़ा गया था, ये तो अंग्रेजों के समय हुआ था 1764 में। अब हम देखते हैं सरल क्वेश्चन। सरल क्वेश्चन में सबसे पहले हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 17 मार्च 1508 में काबुल में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं की माता का नाम क्या था? महाम अनगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में का नहीं था। तो उस्मान नहीं था, क्योंकि हुमायूं जो थे वो 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिल्दन। फिर आगे बढ़ते हैं। किसने 29 दिसंबर 1530 में आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया और तब उसकी उम्र केवल 23 साल थी? तो ये हो जाएगा अपना नरसुद्दीन हुमायूं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पहली पसंद था? तो ये पसंद था मेहदी ख्वाजा। फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदस्का का सूबेदार था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में तिथि अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम में हो जाएगा दौरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो बी इज द राइट आंसर। दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था महमूद लोदी को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। जब हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? तो किले में था अफगान नायक शेर खान। किसने चौसा के युद्ध में 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था।
शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 1540 में। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। फिर उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो व्यतीत किया था सिंध में। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री किसके साथ 29 अगस्त 1541 में निकाह किया था? तो हमीदा बानो बेगम से। फिर उसके बाद हो जाएगा हुमायूं और नसीब खां तथा तातर खां के बीच 1555 में कब युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था? तो मच्छी बारा का युद्ध हुआ था। फिर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को विजय के फलस्वरूप मिली? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। फिर 22 जून 1555 को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ था। हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 23 जुलाई 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद। फिर उसके बाद हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो हुमायूं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा हुमायूं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो हुमायूं के टाइम पीरियड पर चित्रों का उद्गम हुआ था। और चित्र जो थी वो अपने परम सीमा पर किसके शासनकाल में थी? परम चरम पर किसके शासनकाल में थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन शुरुआत हुआ हुमायूं के टाइम पीरियड में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दीन पनाह का। फिर हुमायूं ने बंगाल की गोंड क्षेत्र का क्या नाम रखा था? जन्नताबाद। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी गई हुमायूं के शासनकाल में। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दी थी? तो ख्वांद मीर ने। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी किसने लिखी है? तो एक ख्वांद मीर ने लिखी है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, जो कि उनकी पत्नी है। निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो हुमायूं के मकबरे में। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह या शहजादे दफनाए गए थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 7। तो इस प्रकार ये सेशन यहाँ एंड होता है। मैंने इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही। हमने आज हुमायूं के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली। कल हम जानेंगे अकबर के बारे में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।